नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बात करेंगे जो हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, आज उसका लगभग ये 4th पार्ट होने वाला है। दोस्त, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो हम पढ़ रहे थे, इसके लगभग 2 से 3 वीडियो मैं पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये उसी का कंटिन्यू पार्ट है। पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने ये देखा कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, फंक्शन है और इनके क्या फीचर्स हैं, ये सब हम कुछ पहले ही समझ चुके हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है और सिस्टम क्या है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली है, क्योंकि ये सीरीज में चल रही है पार्ट। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ सभी वीडियोस को देख लेना, जिसके लिंक नीचे वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर, 2nd सेमेस्टर। कौन सा? पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया का चैप्टर 1 चल रहा है हमारा। ये इसी का 4th पार्ट, यानी कि इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं इस वीडियो के। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरुआत में बताना चाहता हूं, जब ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हम कोई भी बात करते हैं तो यूट्यूब या सोशल मीडिया पे तमाम पक्ष और विपक्ष में लोग होना ज़रूरी है। लेकिन दोस्त, मैं एक टीचर हूं और मेरा काम है सिर्फ तथ्यों को आप सबके सामने रखना, एनालाइज करना टॉपिक को। मेरा दोस्त, किसी भी पार्टी से मेरा कोई पर्सनल रिलेशन तो नहीं है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, JDU, RJD, समाजवादी, किसी भी पार्टी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। बस मैं टॉपिक को समझाऊंगा। तो प्लीज़ 2-3 बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूँ तो बस आपको इस पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देखना है कि बस हम टॉपिक जो फैक्ट्स और जो लॉजिक है उसके बेस पे हम इस टॉपिक को एनालाइज कर रहे हैं। सिलेबस में आपका ये टॉपिक है तो हम इसको कवर कर रहे हैं। और आज के इस करंट यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर अगर हम इंडियन हिस्ट्री की ही बात करते हैं तो उसके अंदर क्या रिलेवेंस रहा है अब कांग्रेस पार्टी का, और इस समय जन आधार जो कांग्रेस पार्टी की सत्ता गया है, इसके मेन रीजंस क्या क्या है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, मैंने दोस्तों उनके स्लाइड्स तो बना लिए है। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत कवर कर दिया था। एंड बात करेंगे कांग्रेस किसका प्रतिनिधित्व करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस, इसकी बात करेंगे। इसका संगठन का स्ट्रक्चर क्या, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का, एंड सिद्धांत और कार्यक्रम, इसके मेन प्रिंसिपल्स और मेन जो इसके प्रोग्राम्स हैं, ये काम क्या करना चाहती है, ये किन बातों को मानती है नहीं, मैं समझ लो इसका आइडियोलॉजी क्या है कांग्रेस पार्टी का, हम इसकी भी बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे विदेशी नीति की, किस चीज़ पे विदेश नीति की ये बात करती है। कांग्रेस का विभाजन, पार्टीशन भी हुआ है, कई बार हुआ है, इससे भी डिस्कशन करेंगे। एट लास्ट दोस्तों हम बात करेंगे कारण का, कि आज कांग्रेस की जो स्थिति है इसके मेन कारण क्या है। आप सब भी कमेंट्स में अपनी राय बताना और आज टॉपिक को एनालाइज करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोस्त बात करेंगे कि 1885 में 28 दिसंबर का दिन था जब A.O. होम, किसके द्वारा, A.O. होम के द्वारा कांग्रेस पार्टी के गठन की बात करी गई और कांग्रेस पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस पार्टी के सबसे पहले प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बने, और एक महिला में एनी बेसेंट इनकी पहली अध्यक्ष बनी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ इनकी कहानी स्टार्ट होती है। 1885 से पहले इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थे, लेकिन उनका जन आधार इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा कांग्रेस का हो पाया। और इससे पहले ट्रेड यूनियंस, फार्मर्स के यूनियंस वगैरह हुआ करते थे। तो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी भारत में इस समय तगड़े रूप में बन पाई, जिसका जन आधार पूरे भारत में हुआ और भारत के वो सभी तमाम लोग कांग्रेस पार्टी में ही शामिल हुए। अब हुआ यह दोस्त कि कांग्रेस पार्टी ने 1885 से लेकर 1907 तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मकसद विदेशी शासन पे दबाव बनाना था। पहली बात तो ये ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी को बनाने वाले एक अंग्रेज था। अंग्रेज ने इस सोच के बनाया, आपको पता है कि दोस्त ये होम एक अंग्रेज था। बनाने का मकसद ये था कि हम डायरेक्ट मैसेज कांग्रेस पार्टी के थ्रू जनता तक पहुंचा सके। लेकिन यही अंग्रेज, इन्होंने ये नहीं सोचा कि यही कांग्रेस पार्टी एक दिन अंग्रेजों की गले की कांटे बन के रह जाएगी। और यही सोचते हुए दोस्त आगे चल के और 1850 से लेकर 1907 तक कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ इतना था कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों पे प्रेशर बना के रखना है और कांग्रेस पार्टी का जनाधार पूरे भारत में फैलाना है, स्प्रेड करना है बहुत ज़्यादा, जहाँ तक हो सके लोग जुड़ सके। क्योंकि किसी भी संगठन की सफलता उसकी व्यापकता पर निर्भर करती है। और यही सोच के कांग्रेस पार्टी का स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ पूरे इंडिया, और इस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी बढ़ता चला गया। क्योंकि 1905 में आपको पता है कि मुस्लिम लीग बन चुकी थी, और 1905 में ही दोस्तों 1906 का जो टाइम पीरियड रहा, इसमें आपका बंगाल का डिवीज़न हुआ। तो स्टेट करने की नीति यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है।
अब जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये जो आपका चल रहा है 1907 वाला जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो 1907 से लेकर 1919 तक ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर कांग्रेस पार्टी लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट इन दो पार्ट्स में डिवाइड थी। लिबरल वो लोग जो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करना है, किसी भी हिंसा वायलेंस में बिलीव नहीं करना चाहते थे, किस नहीं चाहते थे वो। लेकिन जो एक्सट्रीम थे, जिसमें बाल पाल नाम सुना अपने, बाल लाल पाल का, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों के तीनों ऐसे रहे जिन्होंने कांग्रेस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ऐसे लेकर रहूँगा। तो जब ऐसे लाइनें निकल के आने लगी, तो बाल गंगाधर तिलक की इस लाइनों से हल्का मचना स्टार्ट हो गया। बस आज़ादी में लेकर रहूँगा, चाहे मुझे हिंसा ही क्यों ना करना पड़े। और इन्हीं बातों को देखते हुए कांग्रेस स्टार्टिंग में तो लिबरल और आगे चल के, यानी कि बंगाल डिवीज़न के बाद आगे चल के दोस्त किसमें एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गए। तो जैसे भूमि चंद्र बनर्जी वगैरह हो गए, तो वैसे लिबरल में थे, लेकिन आगे चल के कांग्रेस पार्टी मतलब कि दो डिवाइड, मतलब दो आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग, जो कि दोनों ही कांग्रेस में हैं, लेकिन बस उनकी जो आइडियोलॉजी है वो अलग है। बात दोस्तों अब स्टार्ट होती है जब 1919 में 13 अप्रैल को घटना हो जाती है। कौन सी? 13 अप्रैल को दोस्तों जब घटना हो जाती है, कौन सी घटना हो जाती है? जलियांवाला बाग की कांड की। इस घटना ने दोस्तों झकझोर कर दिया, क्योंकि इससे पहले की घटना पता है आपको, 13 अप्रैल को ये घटना हुई, और दोस्त 12 अप्रैल 1919 को ही रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा नाम की उपाधि दी थी। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं आप सभी को कि गांधी जी को महात्मा कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ही थे, जिन्होंने 12 अप्रैल को उन्होंने कहा, और उसके बाद से गांधी जी को महात्मा गांधी कहने लगे हम सब। और जो अब टैगोर की भी बात आती है यहाँ पे, है नाइटहुड की उपाधि आपको पता है नहीं कि इनको मिली हुई थी, किनको? टैगोर को अंग्रेजों ने दी थी भाई, जब जो पंचम भारत में आए थे तो उन्होंने दी थी 1905 के अंदर। अब फिर आगे चल के हाँ वो जब जैसे जलियांवाला कांड हुआ तो टैगोर ने भी उसको अंग्रेजों को वापस कर दिया था, लेकिन गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, तो इसलिए गुरु जो टैगोर जी उनके नाम के पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पर्पस था हमारा इसका, ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, जी के पर्पस से भी आपको नॉलेज होना चाहिए। 1915 में ही साउथ अफ्रीका से गांधी जी आ चुके थे, लेकिन इस समय वो आने के बाद आपको पता है कि खेड़ा, अहमदाबाद, ये चंपारण के आंदोलन में बिजी थे। हाँ, सफलता मिली, लेकिन पूरे भारत में सबसे पहला आंदोलन 1922 20 और 22 में जो चलाया गया असहयोग आंदोलन, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इसमें दोस्तों ये हुआ कि गांधी जी को तो सफलता मिली, हाँ वो चोरा चोरी हत्याकांड ये सब के बाद आपको पता है कि इसका थोड़ा सा यहाँ पे ये हुआ। अब असहयोग आंदोलन या इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ा गया। क्योंकि अब जो टाइम पीरियड है 1920 से लेकर 1947 तक, 1947 तक, इस टाइम पीरियड में पूरा गांधी जी ही लीडरशिप कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। अब गांधी जी के अंडर में पूरी कांग्रेस पार्टी है। थोड़ा सा चिटपुट सा मतलब कि विवाद हुआ था 1939 में। कब? 1939 में, जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया था। अब ये जब अध्यक्ष बनाया गया तो कांग्रेस के काफ़ी सारे मेंबर इससे नाराज़ थे, और खुद गांधी जी भी इससे नाराज़ थे, और सुभाष चंद्र बोस जी का किसी ने साथ दिया नहीं, कोई पार्टी का मेंबर उनकी बात ही नहीं मानता। तो खुद सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया, और लीडरशिप जो है गांधी जी का ही कांग्रेस पार्टी में रहा। और गांधी जी के बाद नेहरू और पटेल की चलती थी, और जैसे पटेल जी गए, वल्लभ पटेल जी, तो नेहरू की चलनी स्टार्ट होगी कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी के बाद फिर हाईकमान के रूप में इंदिरा गांधी जी बहुत लंबे टाइम तक ये भी रही। अभी थोड़ा सा इस पर बात करेंगे अभी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही 1947 में आज़ाद हुआ हमारा देश, तो कांग्रेस पार्टी का जो मकसद था वो ये था कि बस भारत को आज़ाद करवाना है अंग्रेजों से, इसलिए इसको बनाया गया था। कांग्रेस एक दल, राजनीतिक दल या कोई पार्टी नहीं थी, ये तो एक आंदोलन था जो कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए बनाया गया था।
गांधी जी चाहते थे जैसे ही ख़त्म हो जाए मतलब कि आंदोलन वगैरह जो हम आज़ाद हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। 1947 में कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने की बात कह दी गई थी गांधी जी के द्वारा। और जो इलेक्शन लड़ना भी चाहता है वो कांग्रेस को छोड़ दे, कोई और पॉलिटिकल पार्टी बना ले और अपना इलेक्शन लड़ ले। गांधी जी का सिर्फ ये मत था। लेकिन गांधी जी के विचारों को साफ इग्नोर करके कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक दल में परिवर्तित करके और चुनाव में कूदा दिया गया। और इस तरीके से गांधी जी तो रहे नहीं तो 1948 में पता है आपको है ना 31 जनवरी, और राजनीतिक दल के रूप में एक जो विरासत मिली कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता संघर्ष का, फ्रीडम फाइटर्स के रूप में, सेंटर में भारत के तमाम सभी राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी को इसका फ़ायदा भी मिला और सभी राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की ही बनती। 1967 तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, बिना किसी रुकावट के सरकार बनती भी रही। थोड़ी सी दिक्कत दोस्तों केरल में आ गई थी 1957 के अंदर, गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार केरल में बन पाई। नंबूद्रीपाद वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए थे। खैर तो 1967 तक ऐसी कोई बड़ी चुनौती तो नहीं थी, लेकिन 1967 के बाद चुनौतियाँ आनी स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे रीजनल पार्टीज़ का फॉर्मेशन, पार्टीज़ बन गई थी। अब उनका अपने स्टेट के अंदर काफ़ी दबदबा हो गया था, तो कांग्रेस पार्टी को यहीं से वोटिंग मिलनी स्टार्ट हुई और पार्टी का जो संगठन है वो चरमराता चला गया। खैर यहाँ पे हम पहले ये बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसका प्रतिनिधित्व करती है। भारत तो भाई डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसका करती है प्रतिनिधित्व? कई सिर्फ एक ही धर्म का करती है। कई लोग कांग्रेस पार्टी पे भी तुष्टिकरण की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, या कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। कई लोग ऐसे विचार भी कहते हैं। तमाम तरीके से जब किसी से पूछो तो कांग्रेस पार्टी नहीं कांग्रेस पार्टी मुस्लिम की पार्टी है, नहीं कांग्रेस पार्टी दलितों की पार्टी है। अरे कांग्रेस पार्टी किसकी पार्टी है ना? तभी कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी एक छाते के नीचे की पार्टी है, जिस छाते के नीचे सभी इंसान आ सकते हैं। खैर पहले हम ये जानते हैं 15 सितंबर 1931 को 15 सितंबर 1931 को गांधी जी ने ही बता दिया था कि कांग्रेस पार्टी किसका प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों उस समय लगभग 70 लाख लोग बता रहे गाँव में झुग्गी झोपड़ी में बसा करते थे। तो गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी उन भूखे गरीबों मूक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है ना। और अगर हम देखें आइडियोलॉजी के अंदर भी तो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पे ज़्यादा जोर देती है, और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री समाजवाद से ज़्यादा प्रभावित भी थे। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व के बात पे तो यहाँ पे ये भी कह दिया गया। लेकिन मेरा ये मानना है, ये मेरे सब जो भी बताऊंगा थोड़ी बहुत मैं तो कहीं ना कहीं मैं अपनी पर्सनल व्यू भी दूंगा। ठीक है, देखो मेरा ये मानना है कि आज की कांग्रेस पार्टी और पहले की कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। अब यही अंतर है जिसने कांग्रेस पार्टी के संगठन को चरमरा दिया है। कुछ कमजोरियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको ठीक कर लिया तो कांग्रेस पार्टी का वजूद सेम पहले जैसा हो सकता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर भी, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी का मेरा सीरीज खत्म हो जाएगा देन मैं बीजेपी पार्टी में आऊँगा फिर। ठीक है, तो हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज का एनालाइज कर रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से गांधी जी के द्वारा ये कहा गया, तो भाई ये पिछड़े लोगों का, गरीब लोगों का पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी तो भाई है ना, ये है। थोड़े संगठन की बात करते हैं। संगठन के अंदर जो भी 18 साल यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी का मेंबर बनना है आपको, तो अगर आप 18 ईयर से प्लस हो तो कांग्रेस पार्टी के मेंबर बन सकते हो। ऐसे प्रारंभिक और सक्रिय दो तरीके के मेंबर कांग्रेस पार्टी के अंदर होते हैं। प्रारंभिक मेंबर वो होते हैं जो स्टार्टिंग में इसके साथ जुड़े हुए हैं, और सक्रिय एक्टिव मेंबर वो हैं जो अभी जुड़े हैं और पॉलिटिक्स में इस समय एक्टिव है। ठीक है, उनका नाम आपको रोजाना मीडिया में भी मिलता होगा। सुरजेवाला हो गया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, है ना। अब इनके सभी कोई नाम सुनने को मिलता है क्या? आइए बात करेंगे पहले कि क्या कमियां है, उसमें कुछ पॉइंट्स गिनवाऊंगा आप सबको मैं। साथ ही आजकल कुछ और आपके मन में या अभी कुछ समय से हाईकमान वर्ड आपने सुना होगा। कांग्रेस पार्टी में हाईकमान वर्ड नाम जो चलता है, हाईकमान का मतलब क्या है? क्योंकि कार्य समिति और संसदीय समिति, जिसको संसदीय बोर्ड भी कहते हैं, ये तो अक्सर सभी पॉलिटिकल पार्टीज में देखा जाता है कि जो भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो केंद्र की संसदीय समिति ही फैसला लेती है। इस संसदीय समिति में उस पार्टी का अध्यक्ष और साथ ही 5 मेंबर और होते हैं, और जो कार्य समिति होती है इसके अंदर टोटल 20 मेंबर होते हैं, जिसमें 10 मेंबर को
जो पार्टी की जो हाई कमान यानी कि जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, वो नॉमिनेट करते हैं और 10 सदस्यों का इलेक्शन होता है, तब जाके कार्य समिति बनती है, जिसको वर्किंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये वही वर्किंग कमेटी दोस्तों है जिसने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में नकार दिया था और पटेल जी को चुना था। वो तो गांधी जी के द्वारा समझाने के बाद पटेल जी पीछे हुए और नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये कहानी आया आप सबको पता होगा। अगर पटेल जी भारत के प्रधानमंत्री होते तो भारत का नक्शा कुछ और होता। खैर चलिए, तो ये आपको समझ आ गया। तो कार्य समिति अब समय समय पे कुछ गड़बड़ियाँ होती भी रही है, हम उनकी भी बात करते रहेंगे साथ ही साथ। तो कार्य समिति और संसदीय समिति ये सब तो ठीक है। हाई कमांड का मतलब होता है इसके अंदर जो पार्टी का प्रेसिडेंट है वो तो होगा ही, साथ ही 5 मेंबर और होंगे जो उस पार्टी के अंदर सबसे कदावर नेता है, सबसे सीनियर लीडर हैं, वो सबसे सीनियर लीडर। अब हाई कमान में अभी आपको पता है कि इस समय तो सोनिया गांधी है, एक समय हुआ करता था कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहे भी हैं। खैर आपको मैं पहले इसका इतिहास बताता हूँ ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। और ठीक है, चलिए मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आज के समय में हमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक समय आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने भारत पे बहुत लंबे टाइम तक राज किया है, तो जिसने हमारे देश पे राज किया उसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अगर कल को कांग्रेस फिर से सरकार बनती है तो कांग्रेस के बारे में हमें पता होना चाहिए स्पेशली, है ना, और बीजेपी के बारे में पता होना चाहिए, तमाम पार्टीज़ के बारे में। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेमेस्टर जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले हैं उनके लिए, ये वीडियो सभी को देखना चाहिए ताकि सभी को कांग्रेस पार्टी के बारे में समझ में आ जाए। चलिए, तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब पहले हम बात करते हैं कि हाई कमान ये कब किस के हाथों में रहा है। अभी आपको मैं पहले अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, शायद आपको याद हो तो 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया अध्यक्ष, तो उस समय नाराज हो गए गांधी जी। गांधी ऐसा चाहता नहीं थे और गांधी जी के हाथों में आ गया पावर और सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया। तो इस समय गांधी जी ही हाई कमान के रूप में जाने हुए हैं। जब आज भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पहले नेहरू जी, उसके बाद पटेल जी, है ना। तो यानी कि जब आपको पता है दोस्तों 1950 में ही पटेल जी की देहांत हो गया। उसके बाद जो मेन जो रहा हाई कमान वो नेहरू जी के हाथ में रहा, यानी कि गांधी पटेल जी के हाथ में कुछ समय तक, बाकी नेहरू जी ने संभाला कांग्रेस पार्टी को। तो गांधी और नेहरू की पार्टी बन के रह गई कांग्रेस पार्टी। इसलिए आज तक आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी गांधी और नेहरू की पार्टी है। वंशवाद के आरोप लगाना, ये सब तमाम आरोप लगते हैं और हम सब इसको जानते हैं और आप सब पता है आप सभी को। आज किसी भी साधारण इंसान से भी पूछ लो तो सब यही कहता है कि कांग्रेस पार्टी में नेहरू और गांधी की ही चलती है। क्या ऐसी बात सच है? अभी इस पर बात करेंगे हम। तो ये सब आगे सको तो हाई कमान के रूप में ये जानेंगे। अगर आपको मैं अभी और बताऊँ हाई कमान के रूप में दोस्त, तो 1964 में 27 मई का दिन था, 27 मई को नेहरू जी की डेथ हो गई। और फिर जवाहरलाल नेहरू जब नहीं रहे तो कुछ समय के लिए गुलजारी नंदा है प्रधानमंत्री कार्यवाही के रूप में वो तो आए थे। फिर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए और ठीक इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो यहीं से मेन स्टार्ट होती है कहानी, फिल्म स्टार्ट होती है, मूवी स्टार्ट। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इंदिरा गांधी को बनाने के लिए जो सीनियर लीडर जैसे मोरारजी देसाई हो गए, निजली कप्पा, है ना, के कामराज, इन सब की बहुत चलती थी। अब कांग्रेस पार्टी हाई कमान तो नहीं, लेकिन मतलब कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन जो सीनियर लीडर थे, जो बुजुर्ग थे, वो उनके पास हाई कमान थी। इंदिरा गांधी चाहती कि अब मेरे पास आ जाए भाई हाई कमान करो। तो अभी पढ़ेंगे हम कि 1939 में कांग्रेस पार्टी का दोस्तों विभाजन भी हो गया। 1939 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन भी हो गया। क्या हो गया? विभाजन हो गया। जब राष्ट्रपति की इलेक्शन की बात आई तो उस समय फूट पड़ गई। दिक्कत हुआ ये कि 1939 बोल दिया अभी, सॉरी भाई 69 था वो, ठीक है। अब देखो 1969 में कांग्रेस पार्टी का पार्टीशन, क्योंकि 67 में जाके प्रधानमंत्री बन गई थी इंदिरा गांधी। अब यहीं से थोड़ा संगठन चरमरा रहा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री ये देख के बनाया गया था कि भाई कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि ये तो भाई कठपुतली रहेगी, हम जैसा बोलेंगे लेडीज़ है, क्या ज़्यादा कर लेंगे,
अब उनका पता आयरन लेडी नाम से जानने वाली है इंदिरा गांधी, ये उनकी भाई धर के मार लेगी, मतलब क्लास लगा देगी। अब इस तरीके दोस्त हुआ ये कि 1969 में ही इंदिरा गांधी और तमाम जो सीनियर लीडर्स थे उनके बीच में मतभेद, डिस्प्यूट्स बढ़ने स्टार्ट हो गए। और ये डिस्प्यूट अपने पीक पे तब आया जब 1969 में इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट के, किसके, राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए। और इस इलेक्शन में जाके कुछ घटनाएं घटी जिसने कांग्रेस पार्टी का डिवीज़न करवा दिया, पार्टीशन हो गया, यानी कि पार्टी में ही पार्टीशन बट गया। हुआ ये दोस्त कि कांग्रेस पार्टी मतलब जब उस समय राष्ट्रपति जब इलेक्शन हो रहा था तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने जो नाम दिया वो थे संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये हो राष्ट्रपति के उम्मीदवार, कैंडिडेट। ये कहा किस कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने, जिसमें के कामराज, मोरारजी देसाई, ये सब मतलब मेन हुआ करते थे। लेकिन हुआ ये भाई, इस तरफ देखें हम तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि बीवी गिरी बने। कौन बने? बीबी गिरी बने प्रधानमंत्री। किसकी बीबी गिर गई है? बीबी गिरी। चलिए, अब हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी के इस समय जो अध्यक्ष थे वो निजली गप्पा थे। क्या नाम था उनका? निजली गप्पा। गोल गप्पा मत कह देना भाई। अब इस तरीके से निजली गप्पा से इंदिरा गांधी की बनती नहीं, दिक्कत आ गई थी भाई। अब हुआ ये कि इस दिक्कत के कारण उस समय भाई मोरारजी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे वह पोस्ट छीन ली इंदिरा गांधी ने। भाई वो भी नाराज़ हो गए इस वजह से, मोरारजी देसाई भी नाराज़ हो गए। और आचार्य कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन पार्टी से निकाल दिया गया। जो जो इंदिरा गांधी का विरोध करता निकले यहाँ से, दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। लेकिन जो वर्किंग कमेटी है उन्होंने इनका नाम जो है वो मना कर दिया, भाई बीबी गिरी नहीं बनेंगे। इंदिरा गांधी को ये कह दिया। इंदिरा गांधी ने कहा चलो ठीक है, ये नहीं बन गए, हटाओ, मत बनो उनको, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्त हुआ ये कि जब बीबी गिरी पे राज्य हो गए सब सिंडिकेट वाले यानी कि जो सीनियर लीडर्स हैं, तो जगजीवन राम को लेकर आ गई इंदिरा गांधी। और उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सभी लोगों को ये कहा, यानी कि सभी MPs MLA को ये कहा गया कि अपने अंतःकरण पे, अपने अंदर के विचार पे खुद वोट करो बिना किसी के प्रेशर से। तब जाके दोस्त ये हुआ ये कि संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडर्स थे उनका दिमाग खराब, हमारे को चलने नहीं देती इंदिरा गांधी। और इसके बाद दोस्तों हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी को जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी में से इंदिरा गांधी को बाहर निकाल दिया, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थी। और इसी को दोस्तों देखते हुए सबसे पहली टक्कर तो इस समय यहाँ पे आई गई थी, है ना। जब इस समय जब टक्कर आ गई तो मामला थोड़ा गड़बड़ा गया था। पहले मोरारजी देसाई से छीन लिया गया फाइनेंस मिनिस्टर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, पेरी प्रेस ख़त्म कर देना। इसके बाद दोस्तों आगे जब इलेक्शन हुआ 1971 में तो गरीबी हटाओ के नारे के द्वारा कांग्रेस पार्टी जीती भी। लेकिन पार्टीशन के बाद कांग्रेस पार्टी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक को कहा गया कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा कह लो या दोस्तों कांग्रेस न्यू कह लो, कांग्रेस नई वाली या कांग्रेस एन कह लो, नई कांग्रेस। और जो एक को कहा गया कांग्रेस ओ, कांग्रेस संगठन या कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सब सीनियर्स लीडर्स जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सीनियर्स थे, है ना, जैसे के कामराज हो गए, जैसे निजली गप्पा हो गए, है ना, एंड संजीव रेड्डी, मोरारजी देसाई, सब इसमें आ जाते हैं। और इसमें इंदिरा गांधी के सारे सपोर्टर्स। इस तरह से कांग्रेस पार्टी का डिवीज़न हुआ। तो यहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत देखी गई। आगे चल के दोस्त देखें हम तो 1971 में कांग्रेस पार्टी को फिर से गरीबी हटाओ के नारे के बाद 352 सीटें मिल गई। और इसी तरह से इंदिरा गांधी आगे चल के ये लगा कि बस अब तो भाई बन गई। और फिर जाकर दोस्तों मूवमेंट स्टार्ट हुआ बिहार से, गुजरात के अंदर ये JP आंदोलन वगैरह सब तगड़ा सीन बैठ गया था। फिर जाके सत्ता का डर सताने लगा। तो इंदिरा गांधी की ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। कौन सी गलती है? कि
आपातकाल लगा के जिस तरीके से जातियाँ करी गई, सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। लेकिन आप ज़रा ये देखो ना कि कांग्रेस पार्टी के अंदर या पूरे भारत के इतिहास में अब तक जो ऐसा प्रधानमंत्री हुआ इंदिरा गांधी के रूप में, वो ऐसा नहीं हुआ है और ना ही होगा। आप ज़रा देखो एक बार, एक लेडी जिसको अब तक हमारे इतिहास के अंदर देखोगे तो महिलाओं को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से कमज़ोर भी माना जाता है, लेकिन एक लेडी होकर इंदिरा गांधी ने वो कर दिखाया जो मुझे लगता नहीं कोई कर पाएगा। सबसे पहले उस संसद के अंदर वही राजा महाराजा बैठे हैं, उस संसद में प्री प्रेस को ख़त्म करवाने की बात, वो तो अध्यादेश ला के कांग्रेस पार्टी, पता है आपको वहाँ पे राजा महाराजा बैठे, कैसे ख़त्म हो सकता था? वो दोस्तों प्री प्रेस ला के ख़त्म कर दिया। क्या प्री प्रेस उन राजा महाराजाओं को जो 1947 में नेहरू जी ने दे के गए थे, हम पेंशन देंगे, पेंशन मतलब हम तुम्हें सुविधाएं देंगे, पैसे देंगे, उसको ख़त्म कर दिया राजा महाराजाओं के, उसको प्री प्रेस कहा जाता था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। तीसरी बात, 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बनवा दिया। चौथी बात, 1974 में 74 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु टेस्ट कर लिया। देख लो भाई, अब यही वो प्रधानमंत्री है ना, तमाम अच्छे काम किए। अब कहते नहीं है कि तमाम आप अच्छे काम भी कर लो और एक छोटी सी भी मिस्टेक कर दो तो आपकी मिस्टेक दुनिया याद रखेगी और आपकी अच्छाइयों को भूल जाएगी, है ना। खैर दोस्त, हाँ अब मिस्टेक जो हुआ गांधी जी, इंदिरा गांधी से थोड़ी बड़ी भी मिस्टेक भी थी यार, उसके अंदर काफ़ी बड़ा इतिहास भी है आपातकाल का। कभी वीडियो में समझाऊंगा मैं आपातकाल की पृष्ठभूमि आप सभी को, ठीक है। उसमें क्या क्या जातियाँ करी गई, कुछ अनटोल्ड स्टोरी भी उसके बारे में पता है, तो मैं चाहता हूँ आप सबके साथ शेयर करना नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। मैं चाहता हूँ अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना। मैं बीच में ऐसा ही बोल रहा हूँ, तो बना सब्सक्राइब करने के मैं कभी बोलता नहीं है इस तरीके से यार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं आप सभी को ये सब नॉलेज दे पाऊँ और आप सबको मैं दूँ, तो आप सब इसको शेयर करो, हम अपने इंडिया के अंदर इस तरीके की वीडियोस से थोड़ी धमाल मचा पाए। चलिए, ये टाइम पीरियड रहा। 1977 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी हार गई, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि 4 दलों को मिलाकर जनता पार्टी का गठन हुआ पड़ा था। और 4 दलों, यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्लेश चलता था, 4 दल कहाँ से टिक जाएंगे भाई। 78 में सरकार गिर गई। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन गए, वो भी नहीं कांग्रेस पार्टी के समर्थन से बने, तो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। 1980 में धमाकेदार एंट्री करी इंदिरा गांधी जी ने 1980 में, और जनता से माफ़ी मांगी, जनता ने माफ़ भी कर दिया। हम बड़े दिल वाले हैं, हमारे सामने कोई माफ़ी मांगने आ जाए बहुत आसानी से माफ़ कर देते हैं और अच्छा सा लगता है। और 1980 में इंदिरा गांधी को माफ़ करके फिर से 2 बम्पर जीत दिलवाई, 352 सीटें कांग्रेस पार्टी को। और इसी कांग्रेस पार्टी के 2 जिसमें भारत के अंदर तमाम राज्यों में सरकार थी, लेकिन कुछ राज्यों जनाधार घिसकता जा रहा था। 1984 के अंदर कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा भूचाल आया, ये कि सतवंत सिंह, बेन सिंह, 31 अक्टूबर की घटना, इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन मर्डर, ये सब थोड़ी सी विचलित कर दी कांग्रेस पार्टी को। और पूरे भारत के इतिहास में देखो इस समय भावुकता का टाइम था, वो इलेक्शन जब हुए तो कांग्रेस पार्टी को जो सीटें मिली, टोटल सीटें 415 सीटें टोटल मिली, जो कि भारत के इतिहास में अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिली है। टोटल 415 सीट लाकर कांग्रेस पार्टी ने तो इतिहास रच दिया और भारत के प्रधानमंत्री बन गए राजीव गांधी। देखो राजीव गांधी कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो तो पायलट थे, पता होता आप सभी को। 1 रुपये नहीं क्या उनकी, 1 रुपये हम ऊपर से भेजते हैं, है ना, 15 पैसा ही पहुंच पाता है, 85 पैसा जेब में चला जाता है। तो ये बात सच है आज भी। खैर उस समय की बात ये रही। और 1989 के इलेक्शन में राजीव गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी की हार हो गई, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई और बीपी सिंह सरकार यानी कि दोस्त विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी। और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार बनाई और 1991 में जाके फिर से 1991 में जाके नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी। तो इंदिरा गांधी के बाद जो हाई कमान है वो राजीव गांधी के हाथ में आया और राजीव गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी की हाई कमान नरसिम्हा राव जी के हाथ में आ गया और यही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी हाई कमान यही थे। 1996 में
इलेक्शन के अंदर बीजेपी की जीत हुई और 13 जीत मतलब कि सरकार बन गई और 13 दिन तक चली, अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने, वो ठीक है। लेकिन तो फिर से जब लगा इनको कि दिक्कत है भाई, 1997 में फिर वही यार दिक्कत वाली बात आ गई थी यहाँ पे, है ना, HD घोड़ा, फिर गुलजारी लाल नंदा, टाइम चलता रहता है ऐसे, सरकार बन नहीं पा रही थी। 1998 के अंदर भूचाल ये आया कि अब UPA बन गई है, संयुक्त प्रगति से गठबंधन बन गई। अब UPA जब यहाँ से बनी तो भाई को बीजेपी ने NDA बना ली। अब जब भी सेंटर में गवर्नमेंट बनती है तो UPA और NDA की बनती है, बीजेपी और कांग्रेस की नहीं बनती सिर्फ, इसमें UPA, और इसलिए हम उनको NDA कहते हैं। ये लगभग 12 से 15 पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर एक ग्रुप बना हुआ है। 1998 ही वो घटना है जहाँ से घटना थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट आ जाती है। तो फिर से वापिस आऊँगा मैं 1998 की घटना पे। इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी क्या है, यानी कि इनके प्रिंसिपल्स क्या है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनके प्रोग्राम्स क्या है, ये किन चीज़ों की बात करती है। थोड़ी सी हम पहले इस टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कांग्रेस पार्टी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करती है। और राइट टू प्रॉपर्टी इस तरीके से हो कि जो भी मजदूर हैं, किसान हैं, उन सभी का अपना घर होना चाहिए। पहले तो दोस्तों इसकी बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये कृषि के अंदर जो किसान वगैरह हैं, ये उनको लोन देने की बात करते हैं ताकि वो अपनी खेती के अंदर उपकरण वगैरह, बीज वगैरह ले सके, लोन की बात करते हैं। ये इंडस्ट्री को लगाने की बात करते हैं, लेकिन ये जो इंडस्ट्री लगेगी ये गवर्नमेंट के अंडर में लगे, यानी कि ये प्राइवेट सेक्टर कम और पब्लिक सेक्टर की ज़्यादा बात करते हैं। ये समाजवादी लोकतांत्रिक राज्य बनाने की बात करते हैं, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। ये शहरी संपत्ति का जो सारी संपत्ति उस पर सीमा लिमिटेड करने की बात करते हैं ताकि काला बाजारी, धोखाधड़ी रुक पाए। ये रोजगार देने की बात करते हैं और हर साल 10 करोड़ रोजगार देंगे, ऐसा दोस्तों इन्होंने 2014 के मैनिफेस्टो में और 2019 के मैनिफेस्टो में भी कहा, ठीक है। अच्छी खाद स्थिति करेंगे ये, ताकि खाद स्थिति, ताकि अनाज वगैरह है ये सही से हो पाए। जैसे कि अनाज, खाद क्या चाहिए होता है, जैसे मान लो कि आप किसान खेती करते हैं तो नहरें हो, नाले, सड़क, मतलब है ना, पानी के सिंचाई की व्यवस्था ठीक से हो, है ना, ताकि फार्मर्स फार्मिंग ठीक से कर पाए। ग्रामों में सार्वजनिक निर्माण होगा और सड़क, पानी, बिजली, ये सबको, मतलब ग्रामों को सही, नगर में, कस्बों में अच्छे मतलब की फैसिलिटी देने की बात कर रहे हैं। शिक्षा, राइट टू एजुकेशन एंड बाल बच्चों के कल्याण की बात करते हैं। एजुकेशन सभी तक पहुँचे, इसकी भी बात करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये बोलते हैं दोस्त, अगर साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तभी देश तरक्की कर सकता है, इसकी बात करते हैं। इसके लिए FDI की बात करते हैं। ये FDI यानी कि विदेशों से कंपनी आए, भारत में, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे ताकि देश के लोगों को रोजगार मिले और देश की सरकार को टैक्स मिले। ये अल्पसंख्यक संप्रदाय जो हैं उनकी खास सुरक्षा की बात करती है, जो माइनॉरिटी है उनकी सुरक्षा की बात करती है। साथ ही दोस्त ये बात करती है विदेशिक नीति की। हम बात करें कि इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, विदेशिक नीति, तो ये गुड नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट की पॉलिसी को कंटिन्यू चलाने की बात करते हैं। पॉलिसी को इस तरह के चलाते हैं, यानी कि फॉरेन पॉलिसी में ये सभी देशों से पीसनेस के साथ संबंध, रिलेशन बनाने की बात करते हैं, जहाँ से जितना फ़ायदा हो उतना फ़ायदा उठाने की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी। अब दोस्तों विभाजन पे हम यहाँ पे थे, हम ये टॉपिक हमें सब कुछ समझ में आ चुका है। यहाँ पे 1998 में पता है आपको दोस्तों, अटल बिहारी भारत के प्रधानमंत्री थे। वो तो वामदल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन नहीं रहा इतना, भाई सरकार गिरी तो भाई 1999 में फिर से इलेक्शन हुए। फिर यहाँ पे दिक्कत आई। दिक्कत मतलब ये आई कि सरकार तो चल गई थी, लेकिन 2004 के अंदर जब इलेक्शन का टाइम आया तो अटल बिहारी जी की हार हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उस समय प्याज वगैरह, यानी कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी, प्याज 80, 100 रुपये किलो मिला करते थे, तो इसका भी एक रीज़न था अटल बिहारी जी की हार का। खैर बहुत सारे इसके रीज़न हैं, अभी हम तो कांग्रेस पार्टी पे हैं, बीजेपी पे आऊँगा तो उनकी रीज़न भी बताऊँगा। 2004 के इलेक्शन के अंदर खड़े हुए भाई कांग्रेस पार्टी। 1998 में ही सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी यानी कि UPA की लीडरशिप के अंदर प्रेसिडेंट बन गई, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन गई। 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी तो मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी लेकर तो नहीं आ पाई, क्योंकि आप देखोगे तो 1984 के अंदर 415 सीट, 1989 के अंदर
फिर दोस्त 147 सीट, 141 सीटें घटती चली गई। इसके अंदर तो 144 सीट थी कांग्रेस पार्टी के पास, है ना। 2004 के अंदर दिक्कत यह आ गई, चलिए भाई मतलब गठजोड़ करके अलियांस बनाकर सरकार बन गई। अब प्रधानमंत्री कौन हो, अब इस पर दिक्कत आ गई। द एक्सीडेंटल जो प्राइम मिनिस्टर, जो ये मूवी देखी होगी आपने, उसमें इसको अच्छे से बताया भी गया है। मैंने मूवी देखी तो नहीं है, लेकिन उसमें पता है, उसमें ये सब बताया भी गया है। अब उस समय दिक्कत ये आई कि प्रधानमंत्री कौन बने। इंदिरा गांधी विदेशी का उन पर थप्पा लगाया गया, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने से ही मना किया गया, भाई नहीं बन। इंदिरा गांधी सोनिया गांधी यार, तो सोनिया गांधी भाई प्रधानमंत्री बन नहीं सकती थी। तो अब कौन बने? मनमोहन सिंह का नाम सोनिया गांधी लेकर आई कि मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री होंगे। यही मनमोहन सिंह जो इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छे थे, फाइनेंस पॉलिसी बहुत अच्छी बनाते थे, लेकिन लोकसभा की अपनी खुद की सीट नहीं जीत पाए थे। ये लोकसभा के हारे हुए कैंडिडेट थे, जिनको प्रधानमंत्री बनवाकर और असम की एक सीट खाली करवाई गई राज्यसभा की। देन मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने। जो अपनी खुद की लोकसभा की सीट नहीं जीत पाए, वो भारत के 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे। जो अब के प्रधानमंत्री हैं, उनको कहा जाता है कि ये हमेशा फ्लाइट मोड पे रहते हैं। अब ये मनमोहन सिंह जी थे, ये हमेशा साइलेंट मोड पे रहते थे, हमेशा बैंक थोड़े मारे जाते हैं, सभी चुटकुले वगैरह है सब। खैर दोस्त, यहाँ तक ये चलता रहा। बात आ जाती है 2014 के इलेक्शन के अंदर, जब जनता 10 सालों के शासन के बाद ऊब चुकी थी। पहला रीजन ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी की उल्टी गिनती की पहला रीजन जो है जनता का ऊब जाना, जनता और कुछ बदलाव देखना चाहते थे। जब दोस्त कंटिन्यू किसी गवर्नमेंट चल रही हो तो जनता बदलाव देखना चाहती है। इसी बदलाव का पहला रीजन था कांग्रेस पार्टी की हार का, ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये, बीजेपी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिल गई, एक नया चेहरा मिला। लोगों ने गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार को देख रखा था। अब कुछ कमी भी है, गुजरात दंगों के कारण से कुछ बोला भी जाता है, वो अलग मैटर है। बीजेपी पार्टी समझाऊंगा तो उसमें आपको सब बताऊंगा मैं। इस तरह के दोस्तों चली कांग्रेस पार्टी भी। अब दोस्त देखा जाए तो 2014 में इलेक्शन में भाई जीत गए, भाई 282 सीटें भी आ गई बीजेपी की। अब दिक्कत ये हुई कि 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 44 सीटें मिली 543 में से। ये बहुत कांग्रेस के लिए अब तक के इतिहास में सबसे नीचे का दौर था। और इस तरह के दोस्त सबसे पहले जनता बदलाव चाहती थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू गांधी का एक ठीकरा फोड़ा जाता है हमेशा से कि कांग्रेस पार्टी में हमसे एक ही नेतृत्व करता है, वो है नेहरू खानदान और गांधी खानदान का, और कोई इसमें आ ही नहीं सकता। पहली बात तो ये। तीसरी बात कांग्रेस पार्टी के हारने का, 1998 के अंदर इंदिरा गांधी, मैं फिर इंदिरा गांधी बोलता हूँ, इंदिरा गांधी पढ़ा दिया बहुत ज़्यादा याद है मैंने, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। आप एक चीज़ देखो दोस्त, 1990 में 1990 में, क्योंकि दोस्तों 1989 के बाद किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी 2013 तक, 2014 तक। 2014 से पहले 1989 ये टाइम जो पीरियड है दोस्त, इस टाइम पीरियड तक किसी को भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी। और 1989 से 2014 तक जाके 2014 में जाके बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिल पाई है। तो बहुत लंबा टाइम पीरियड देख सकते हो आप। प्रचार में बहुत तगड़ा सा अभी बीजेपी का दोस्तों उस समय जो एड्स था, प्रचार का जो साधन था वो बहुत तगड़ा था। और आज भी आपको पता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बीजेपी का प्रचार बहुत तगड़े तरीके से होता है ना, ये भी है। लेकिन जो मेन जो घटना है ना, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं आपको पता है या नहीं, मैं फिर सुनना, जो इतिहास में ये रहा भी है, केंद्र में जिसको सरकार बनाना है उसकी गाड़ी उत्तर प्रदेश से होके गुजरेगी। ये नारा याद रखना, केंद्र में जिसको सरकार बनाना है उत्तर प्रदेश से उसकी गाड़ी होके गुजरेगी, ऐसा कहा जाता है। 1990 के अंदर यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी, मतलब 1990 तो खूब मेजर पार्टी हुआ करती थी तगड़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये वहाँ की एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह के हाथ में सत्ता सौंप दी
चलो भाई यहाँ पे आप देख समझ लो अपना। और यहीं से कांग्रेस पार्टी की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई भाई, जहाँ पे 80 सांसद हों, 80 MP। अब वहाँ की तुम है तो अपने आप होगा, है इतना सबसे बड़ा राज्य लोकसभा के क्षेत्र के रूप में। अब यूपी के अंदर जनाधार कम होता गया, कांग्रेस पार्टी की उल्टी गिनती स्टार्ट होने लग गई और इसका जनाधार खत्म होता चला गया। और आज कंडीशन यह आ चुकी है कि स्टेट यानी कि आपको पता है दोस्त कि एक एक करके सभी राज्यों में हारती चली गई। आप देखो ना यार, 1998 के अंदर जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, कांग्रेस पार्टी का जब अध्यक्ष बनी, तो उस समय कांग्रेस पार्टी की 14 राज्यों में सरकार थी। उस समय 14 राज्यों में सरकार थी। अब यही घिसकते घिसकते चली गई। आज 200 छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, पंजाब में है। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। बाकी दोस्त अब कांग्रेस पार्टी को कहाँ पे, अब कांग्रेस पार्टी को रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के बदौलत रहना पड़ता है। अब कांग्रेस पार्टी किसी भी स्टेट में इलेक्शन लड़ती है तो वहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग होती है। अब वो चाहे बिहार हो, अब वो चाहे केरल हो, अच्छा वो साउथ के हो या ईस्ट को या वेस्ट को, किसी भी स्टेट में ले लो, कांग्रेस पार्टी का जनाधार बिल्कुल ही। अब बंगाल के भी करंट में इलेक्शन हुए हैं, इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक भी सीट ना आना, ये क्या दिखाता है हमें, हैं बुरे दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो इस समय 5 स्टेट के इलेक्शन हुए, 5 में से किसी एक स्टेट के अंदर भी कांग्रेस पार्टी अपनी सही तरीके से वापसी नहीं कर पाई है। कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ गलतियां जो इस समय दोस्त, अभी जो मैं आपको पहले से तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है एक नया चेहरा, यूथ, कोई युवा। राहुल गांधी का जैसे मजाक उड़ाया जाता है इस तरीके से, ये सब बोल कर ये नेता के रूप में पप्पू बप्पू जैसा वर्ड यूज किया जाता है ना। पर्सनली मेरा जो मानना है, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ सभी को, ये दोस्त जब मैं 3rd ईयर में हुआ करता था तो दोस्तों टारकटोरा स्टेडियम, वहाँ पे राहुल गांधी जी आए थे। और उस समय शायद हमारे क्या चल रहा था उस टाइम, हाँ 2019 के इलेक्शन की बात है, 2019 में मैं 3rd ईयर में था, तो उस समय वो आए हुए थे। तो उनका जो बात करने का तरीका है और जो उनकी ईमानदारी है, उनमें उनको कोई फेल नहीं कर सकता। मेरा पर्सनल मानना है ये, बाकी आप सबको तो नहीं पता। राहुल गांधी जी इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा ईमानदार है, मेरे को तो ऐसा लगता है, ईमानदार होते वो। अब ईमानदार मतलब नहीं जैसे कि एक बच्चा होता है बिल्कुल मासूम से नादान से, वैसे हैं राहुल गांधी जी के अंदर एक थोड़ी सी मैच्योरिटी जो पॉलिटिकल लेवल पे है वो पहले के मुकाबले में अब बहुत आ चुकी है, नो डाउट इसके अंदर। लेकिन अब भी कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी फैमिली का ये जो टैग लगा हुआ है, इसको हटाकर जन आधार तक पॉलिटिकल पार्टी को अगर लेना है तो गांधी और नेहरू का नाम हटाकर कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम लोगों को भी जगह देना पड़ेगा। जैसे एक डेमोक्रेटिक तरीका बोलते हैं हम, कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी फैमिली सब कुछ फैसला करती है। तो पार्टी में आज ही आपको पता है कि दोस्त, जैसे कि मध्य प्रदेश है, देख लो भाई यहाँ पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, ऐसे कई सुर हैं कांग्रेस पार्टी के ही अंदर जो इस समय सोनिया गांधी, अभी तो भाई हाई कमान है वो, है ना, जो कांग्रेस पार्टी से अभी कि चिड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो जब उनका भी यही मानना है तो खुद कांग्रेस पार्टी में होकर भी वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पे भी उंगली उठा रहे हैं, यानी समझ लो कुछ तो भाई गड़बड़ है। और जो अपनी गलती से ना सीख के, देखो एक से एक चुनाव में हारते जाना, तो यहाँ पे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये सुधार कैसे हो, किस तरीके से हो, ये इस समय की कंडीशन को देखते हुए, हमारा कंट्री यूथ का कंट्री है, यहाँ युवा वर्ग है, पार्टी के अंदर युवाओं को ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। दूसरी बात, लोगों के दिल में जब जगह बनेगी, जब लोगों के लिए ज़्यादा काम दिखावा कम किया जाएगा। दूसरी बात, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, ध्यान रखना। जैसे पॉलिटिकल पार्टी आजकल है ना, अब जैसे कि कोई इंसान कहीं किसी को दान दे देगा तो पहले फोटो खिंचवाएगा ताकि सोशल मीडिया पर डाल सकें। ऐसे होते हैं अक्सर, बता रहा मैं आप सभी को ये सब चीज़ें। यार मैंने स्टार्टिंग बताया कि मैं एक टीचर हूँ भाई, मेरा काम टॉपिक को एनालाइज करना है और मैं आपको करके पूरा बता रहा हूँ। अब हमारा टॉपिक खत्म होने के कगार पे आ चुका है। मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो कैसी लगी है या मेरी बातें कैसी लगी है, कुछ बातें आपको चुभी हो या दुख भी हो तो मुझे आप कमेंट में अपने सलाह दे सकते हो, सजेशन दे सकते हो। आपके सजेशन का सम्मान करता हूँ मैं। बाकी डेमोक्रेटिक
रूल ना होना कांग्रेस पार्टी के अंदर, एक युवा वर्ग ना होना, एक स्ट्रॉन्ग चेहरा ना होना, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। अब कांग्रेस पार्टी को अंदर अपने संगठन और अपने पूरे स्ट्रक्चर में चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि देश के अंदर इस समय कांग्रेस पार्टी एक गहरा, एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभा सके। क्योंकि 44 से बेशक इस समय 52 सीट पे आ गई हो 2019 के इलेक्शन के अंदर, 2019 इलेक्शन के अंदर, फिर भी लेकिन कांग्रेस पार्टी की दम की ज़रूरत है, तभी कांग्रेस पार्टी फिर से ऊपर आ सकती है। चांसेस ख़त्म नहीं हुए हैं, अपॉर्चुनिटी है। बस जब कहते नहीं, जब तरीका यानी कि जब सफलता पाने के लिए उस जिस तरीके से आप सफलता पाना चाहते हो सफलता नहीं मिल रही है, तो अपने गोल को चेंज मत करो, तरीकों को चेंज करो, अपने आप ही सफलता मिल जाएगी। खैर दोस्त, आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो कांग्रेस पार्टी आज हमने ख़त्म कर लिया है। कल की क्लास के अंदर मैं बीजेपी पे बात करने वाला हूँ। बीजेपी का इतिहास पूरा कैसे रहा, किस तरीके से बीजेपी पार्टी का पूरा संगठन पूरा समझाऊंगा आप सबको। आज की क्लास हमको कैसे लगी और आपका क्या सोचना है कांग्रेस पार्टी के बारे में आज की इस कंडीशन पे? क्या कांग्रेस पार्टी की कंडीशन को लेकर आज आपकी क्या राय, क्या क्या पॉइंट्स और हो सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी के सुधार में आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या आप मेरे किसी भी एक बात से असहमत हैं तो वो भी बताना, सहमत है तो वो भी बताना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना पाऊँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियोस को पॉलिटिकल रंग मत दे देना भाई। मेरा मकसद आप सभी को सिर्फ समझाना है टॉपिक को, राजनीति के अंदर नहीं आना। पॉलिटिकल पार्टी में चाहे कांग्रेस या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू आरजेडी, सब मेरे लिए बराबर है। मैं बस इस तरीके को बताकर जनता के सामने एक बात रखना चाहता हूँ, ताकि वो इन चीज़ों को समझ पाए, ताकि मैं भी अपने देश का एक नागरिक हूँ, और देश का नागरिक होने के नाते जैसे पॉलिटिकल पार्टी एजुकेशन देने का काम करते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक शिक्षा देते हैं, मैं भी उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आप सभी को एजुकेशन देने का काम करना चाहता हूँ। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।